हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। खासकर जे मेंस एग्जाम की डेट कल ही एनटीए ने रिलीज कर दी है। आज 11 जनवरी 2025 है और 22 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच में जे मेंस जनवरी अटेम्प्ट यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जाम होने हैं। अब आपको आज की डेट तक आपको अपना सेंटर, डेट और शिफ्ट पता चल गई होगी। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे जो टारगेट है वो एम है कि मैं आपको अवेयर कर सकूं, खासकर मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में एंड हाउ टफ इज द एग्जामिनेशन, उसकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो छोटा सा वीडियो है जो मेरे अपने जो अनुभव रहे हैं, जो मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किए हैं और वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने अपनी पूरी ताकत लगाई ही रखी होगी, आपका कोर्स भी खत्म हो चुका होगा, लगभग आपने रिवीजन के दौर से गुजर रहे होंगे। आज अगर 11 जनवरी है तो 11 से लेकर 22 तक में लगभग 10 दिन का बीच में मोटा मोटी गैप बचा हुआ है। इस 10 दिन में कोई कोर्स या कोई सिलेबस खत्म करने का टाइम नहीं होता है। आपने जो कुछ पढ़ रखा है उसको अच्छे से शार्प कर लें, उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें, अपने वीक सेक्टर्स को ढूंढ लें। कुछ भी नया पढ़ने का दौर नहीं है। मेरी सलाह है आप लोगों की, आप इस 10 दिनों में कम से कम 10 पेपर, फुल टेस्ट पेपर लगाएं जो सैंपल पेपर्स हैं, और पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करें। उस सैंपल पेपर की एनालिसिस करें। पूरा दिन आपका कम से कम एक पेपर में गुजरना चाहिए। 3 घंटे टेस्ट दीजिए, 2-3 घंटे उसकी एनालिसिस करिए, रिलेटेड टॉपिक पढ़िए। यही इन 10 दिनों के लिए मेरी आपको सलाह होगी कि आप उसको कैलकुलेट करें। तो चलिए आज मैं इसके बारे में एक ब्रीफ डिटेल बात करता हूँ, छोटा सा वीडियो है। सबसे पहले मैं अपने सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में बात करता हूँ कि आपको फिजिक्स में कितना टफनेस है, क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किन चैप्टर पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। तो जो पास्ट एनालिसिस है मैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंटेंट के बारे में बात करता हूँ, फिजिक्स में क्या क्या हमें पढ़ना है, किसमें क्या ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए पहला मैंने जो पीडीएफ खोल रखा है एनालिसिस है। तो आप देखें जो 11 का सिलेबस है, अगर आप उसको देखेंगे तो 11 के सिलेबस से आपका 46% कवर होता है। दिस वन 11 का सिलेबस 46% कवर है आपके टेस्ट में ओवरऑल। और 12th का जो सिलेबस है उससे जो क्वेश्चंस आए हैं उनका परसेंटेज 54% है। यानी कि लगभग ये 18 से 20% का जो डिफरेंस है, 12th के सिलेबस पे ज्यादा फोकस रखना, ये मेरा पहला की पॉइंट हो। यानी 12th का सिलेबस आपका ज्यादा अच्छे से तैयार होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि 11th का सिलेबस बड़ा होता है, 12th का सिलेबस छोटा है। लास्ट के बहुत से टॉपिक बहुत ही आसान होते हैं। शुरुआत में अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के करंट मतलब ईएमआई तक जाते हैं, एसी तक जाते हैं, एक इंटरलिंक टॉपिक होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ढेर सारे अच्छे चैप्टर्स हैं। फिर ऑप्टिक्स से इजीनेस, टफनेस खत्म हो जाती है, इजी हो जाता है टॉपिक ऑप्टिक्स से। सिंपल ज्योमेट्री आपको आती है तो ऑप्टिक्स अच्छे से निपटा सकते हैं। उसका मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है। तो अगर 11th और 12th के सिलेबस की बात की जाए तो 11 का सिलेबस 12th का सिलेबस 11 के कंपेयर में ओनली 75% होता है, यानी कि 3/4 साइज है इसका, और कवर 20% मोर है। तो अगर एवरेज देख लें तो लगभग 40% एडवांटेज है 12th के सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने में। तो ये मेरी सलाह है आपको कि आप 12th के सिलेबस पे ज्यादा फोकस करें। तो ये तो था मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ जेईई मेंस 2024 शिफ्ट पेपर। ठीक है, ये चैप्टर वाइज एनालिसिस दी हुई है। अगर आप देखें तो क्लास 11 की कंप्लीट एनालिसिस लिखी हुई है। 11th क्लास के जो टॉपिक है, लास्ट में साउंड एंड वेव लिखा हुआ है। तो आप देखें जितनी भी शिफ्ट हुई थी उन सारे शिफ्ट में मैथमेटिकल फिजिक्स के 7 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, अगर आप देखें तो 27 की शिफ्ट 1, 27 की शिफ्ट 2 में कोई क्वेश्चन नहीं था मैथमेटिकल फिजिक्स का। 29 की शिफ्ट 1 में एक था, शिफ्ट 2 में एक था, एंड 30 की शिफ्ट 1 में कोई नहीं था, शिफ्ट 2 में 1 पे क्वेश्चन था। तो ये ओवरऑल पे अगर हम ज्यादा निगाह मान लें, सब पे बात करें तो टाइम बहुत लगेगा। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के 7 क्वेश्चन थे, यूनिट एंड डायमेंशन के 7 क्वेश्चन थे, और मोशन इन 1 डायमेंशन के 12 क्वेश्चन थे। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारी प्रीवियस एनालिसिस कहती है मोशन इन 1D का कि आपके पास 12 क्वेश्चन थे, तो ये अपने आप में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर्ड होता है। ठीक है, और अब मैं आगे और बात कर लूं तो आप देखेंगे
इसके बाद लॉज ऑफ मोशन के 16 क्वेश्चंस हैं। देखिए आप देखिए मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस हैं 30 की शिफ्ट सेकंड में 3 क्वेश्चन है, तो ये भी एक हाईलाइट करने वाला पार्ट हो। 3 क्वेश्चन है। लॉज ऑफ मोशन आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, जो नाउ ए डेज ट्रेंड चल रहा है 2024 में एनटीए ने जो पूछा था। ठीक है, इसके बाद आते हैं वर्क पावर एनर्जी में भी 9 क्वेश्चंस आए हैं, सेंटर ऑफ मास में भी 6 टोटल क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि सारी शिफ्ट मिला करके ये पेपर का एवरेज नहीं है। और इसके बाद रोटेशनल मोशन में 10 क्वेश्चन आए हैं, तो ये रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन, मोस्ट ऑफ केसेस ग्रेविटेशन निग्लेजेंस में चला जाता था, लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। बट देखिए ग्रेविटेशन का यूनिफॉर्म हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आया है, तो ग्रेविटेशन ऐसा कोई टफ टॉपिक नहीं है, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, तो इसलिए एक क्वेश्चन तैयार रखना, इसके सारे फॉर्मूलों को देखिए। तो ये 2 चैप्टर और इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में चले जाते हैं। इसके बाद देखिए सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में 9 क्वेश्चंस आए, सिर्फ एक शिफ्ट ऐसी रही जिसमें क्वेश्चन नहीं आया था। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में भी 9 क्वेश्चंस आए, एक शिफ्ट ऐसी रही, 2 शिफ्ट जिनमें क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो दोनों भी अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे चैप्टर हैं। अब बात करते हैं हीट, एक पूरा पार्ट होता है ये टॉपिक। ये देखिए हीट का एक पूरा पार्ट है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और इनको काउंट कर ले तो 12 to 14, 14, 7, 21 क्वेश्चन है टोटल, 21 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन इज नॉट ए लेस, 21 क्वेश्चन इस यूनिट से आए हैं, तो ये यूनिट अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में आ जाती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, 21 क्वेश्चन। तो ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं सबसे प्रायोरिटी पे रखता हूं और बहुत आसान है, और इसको पढ़ लेने से आपकी केमिस्ट्री का भी कई पार्ट पूरा हो जाता है, तो इसको भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ऑसिलेशन मतलब एसएचएम से अपने आप में 8 क्वेश्चंस आए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 शिफ्ट में मिसिंग था, यानी कि हर शिफ्ट में एक आया है, और वेव में भी लगभग 2-3 शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट में मिसिंग था, 6 क्वेश्चंस आए, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं। यानी सबसे पहले नंबर पर अगर मैं देखूं तो ऑसिलेशन एंड वेव हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को मैं पहले नंबर पे रखूंगा, दूसरे नंबर पे मैं आपको लॉज ऑफ मोशन रखूंगा नंबर ऑफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग, तीसरे नंबर पे रोटेशन और ग्रेविटेशन दोनों आ जाएंगे, और फोर्थ नंबर मोशन इन 1D आ जाएगा। तो मेरी सलाह है ये जो मैंने 4 ऑप्शंस लिखे हैं, इन चारों पे बहुत ध्यान दें, तो आप 11th के सिलेबस से काफी कुछ कर सकते हैं। खासकर 12th अपेयरिंग जो स्टूडेंट है, जिनका अभी ये फर्स्ट टाइम ये एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनको सलाह है कि उनका 11th पीछे रह गया, वो करंट ईयर के दौरान उन्होंने 12th पे ही सारा फोकस रखा होगा, उनका बोर्ड एग्जाम होगा, तो वो कम से कम इन टॉपिक पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन और PYQ जरूर कर लें, जिससे कि आप इसको क्रैक कर पाए। तो ये तो रही 11th की एनालिसिस। अब आते हैं 12th की एनालिसिस पे। ये आपके सामने क्लास 12th का ये चैप्टर दिए हुए हैं, सारे चैप्टर्स इसमें आ चुके हैं। क्लास 12th में देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आए। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी 25 क्वेश्चन इन ऑल द शिफ्ट, किसी भी एक ही शिफ्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन है, बाकी हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। ये एनालिसिस आप देख सकते हैं, तो ये हमारी प्रायोरिटी पर रहेगा और ये नंबर 1 कैटेगरी में आ जाता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसी के लिए मैंने अभी कुछ लगातार मैं कुछ कॉन्सेप्ट के वीडियोस डाल रहा हूं, क्योंकि मेरे निगाह से ये चैप्टर 12th सिलेबस में सबसे ज्यादा मोस्ट कवरिंग और इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसे इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करें। 25 क्वेश्चंस टोटल आए हैं, तो एक शिफ्ट में आपको 3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने, 3 या 2, कहीं एक भी है तो एवरेज 2 क्वेश्चन तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आने ही आने हैं, इस बात को ध्यान रखिए। सेकेंड हायर नंबर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये भी बहुत आसान चैप्टर है, अगर फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम होता है, अगर आपको थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का और उसका कैलकुलेशन का वेक्टर का आइडिया है, तो ये हमारा क्वेश्चन चैप्टर जो होता है सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाता है। इसके बाद अगर आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, 9 क्वेश्चन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लर्निंग वाला पार्ट है, 2 क्वेश्चन आए, कभी कभी पूछा गया है, तो इसे IITs में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होती, पूरी शिफ्ट मिलाकर 2 आए हैं, लगभग 0 है, तो इसको आप ना भी पढ़ें तो काम चल जाएगा, राइट। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें 9 क्वेश्चन आए, किसी शिफ्ट में 2 आया, किसी में 0 है, किसी में 1 है, तो एज ए एवरेज में इसमें 1 क्वेश्चन मान सकता हूं। लेकिन उसके बाद आपकी थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है ऑल्टरनेटिंग करंट। थर्ड कैटेगरी ऑल्टरनेटिंग करंट हो जाती है, 12 क्वेश्चन आए, जब भी आए 2-2 क्वेश्चन आए, लगभग एवरेज, बाकी 0 या 1 रहा है, तो 2 क्वेश्चन आने की इस बार भी इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 12 क्वेश्चन। थर्ड नंबर पे हमारा वेव ऑप्टिक्स आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ स्टार बना रहा हूं,
वेव ऑप्टिक्स जो आपका टॉपिक है उसमें 90% पार्ट सिर्फ YDSE का है। मैंने YDSE का वीडियो डाल रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि इंटरफेरेंस, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और लगभग बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं मेंस में। तो YDSE को पूरा पढ़ें, उसके सारे फॉर्मूले देखें, इंटेंसिटी ऑफ वेव का, एम्पलीट्यूड का, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज शिफ्ट वगैरह, ये सारी चीजें उसमें जरूर देखें। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंस जो रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखें 18 क्वेश्चन आए हैं, तो इसको भी किसी एंगल से निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये भी हमारी थर्ड कैटेगरी में आएगा। थर्ड कैटेगरी में 3 चैप्टर आ जाते हैं थर्ड रैंकिंग पे, जो मैंने रैंकिंग की है। इसके अकॉर्डिंग देखिए डुअल नेचर ऑफ मैटर और एटॉमिक फिजिक्स, ये आपका मॉडर्न फिजिक्स आ जाता है, ये 2 पार्ट मिला करके। मॉडर्न फिजिक्स से टोटल 20 आए हैं और 5 1 2 3 4 5 6 शिफ्ट थे, तो ये 20 क्वेश्चन आए, यानी कि एज एन एवरेज एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपको मिला है। तो ये आपकी 4th इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो जाती है चैप्टर की, ये कर लीजिए। सेमीकंडक्टर से हर एक शिफ्ट में यूनिफॉर्म एक ही क्वेश्चन आया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ नहीं होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में 8 आ गया, तो मॉडर्न फिजिक्स का ये पार्ट भी है। 11 9 20 एंड 8 28 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो 28 क्वेश्चंस आए हैं, तो ये आप देख लीजिए, टोटल ये इसके साथ हो जाएगा। कैपेसिटेंस भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट होता है, 8 क्वेश्चन इधर हैं और कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 18 ही है, 18 8 26। तो कुल मिलाकर के आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके साथ साथ रे ऑप्टिक, वेव ऑप्टिक्स एक और जोड़ है। वेव ऑप्टिक्स अपने आप में बहुत छोटा सा है, अगर आप 2-3 घंटे टाइम दे देंगे तो वेव ऑप्टिक्स के 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसमें भी 99% क्वेश्चन आपके इसके होंगे YDSE यानी कि इंटरफेरेंस के होंगे। क्लियर? एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में एक क्वेश्चन आया है, तो इसमें आपके स्क्रू गेज या वर्नियर की बात होगी। तो ये तो था आपका 11th और 12th सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको पढ़ना। तो ये रैंकिंग मैंने कर दी है, ये आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन पर शिफ्ट, तो ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, इसमें बहुत मुझे बात नहीं करनी है। डिफिकल्टीज कैसी थी, जब फिजिक्स में देखें डिफिकल्टीज कैसी थी, आप देखेंगे तो डिफिकल्टीज वाले जो क्वेश्चन है बहुत कम ही दिखेंगे। देखिए मिसलेनियस में डिफिकल्टी 1 है, 3 है। इजी क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेट में इजी क्वेश्चन 57, तो ये सारे इजी क्वेश्चन ही हैं, तो इससे बहुत डरने वाली बात नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन इजी या मॉडरेट में ही, डिफिकल्टी में बहुत कम नंबर है। ठीक है ना, राइट। आगे बढ़ते हैं फिजिक्स में। एवरेज, फिजिक्स में एवरेज में देखिए आप देखेंगे कि फिजिक्स एंड मेजरमेंट में 1 से 2 क्वेश्चंस हैं, जनवरी अटेम्प्ट में, और अप्रैल अटेम्प्ट में 0 या 1 क्वेश्चन है। ऐसे आप देखते जाएं, मोशन स्ट्रेट लाइन में 0 या 1 क्वेश्चन है, मोशन इन प्लेन में जो 1 से 2 है। ऐसे आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चंस आए हैं। एज एन एवरेज लॉज ऑफ मोशन का एवरेज सबसे ज्यादा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एवरेज भी 1 से 2 क्वेश्चन का रहा ही है। अब इसके बाद अगर आगे आए तो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी 1 से 2 क्वेश्चंस बना हुआ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी भी टॉप पर चल रहा है, 12th के सिलेबस में सबसे ज्यादा टॉप करंट इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। फिर ऑल्टरनेटिंग करंट आ जाता है, AC आ जाता है सेकंड टॉप पे। देखिए इसमें भी 1 से 3 क्वेश्चन का एवरेज मेंटेन किया गया है। वेव ऑप्टिक्स में भी आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन का एवरेज मेंटेन किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये था कुछ टॉपिक की लिस्ट, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। राइट, अब आते हैं हाउ टफ इज द एग्जामिनेशंस। ये तो था हमें सिलेबस, कंटेंट और प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, किन चैप्टर में ज्यादा फोकस किया जाए, किन चैप्टर में थोड़ा सा कम से भी काम चल जाएगा आपका। राइट, अब आते हैं अपने प्लानिंग और स्ट्रेटजी में। चलिए प्लानिंग और स्ट्रेटजी चेक कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सिक्योर 100 परसेंटाइल। प्रीवियस 3 इयर्स के मैंने रिकॉर्ड चेक किए हैं, तो 2024 में 24 लोगों ने, 2022 में 24 स्टूडेंट ने 100 परसेंटाइल यानी कि मार्क्स सिक्योर किए थे। 2023 में 42 लोगों ने 100 परसेंटाइल सिक्योर किए थे, एंड 2024 में 56 लोगों ने 100 परसेंटाइल सिक्योर किए थे। टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट जो था वो 2,50,283 था, जो JEE एडवांस के लिए क्वालिफाइड थे। ठीक है, राइट। तो आप देखें लगातार टैलेंटेड लोगों की संख्या बढ़ती जाए, लोगों की प्लानिंग और स्ट्रेटजी कितनी स्ट्रांग है ये भी आपको समझना होगा।
कंपटीशन इतना इजी नहीं होता। ईयर बाय ईयर लोग अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजी अपने आपको मास्टर करते जा रहे हैं, यानी कि अपनी स्किल को शार्प करते जा रहे हैं। यही नंबर इस बात को दर्शाता है। तो चलिए, तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। नेक्स्ट, जेईई मेंस 2024 क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स फॉर द जेईई एडवांस। तो 2024 में जनरल कैटेगरी के मिनिमम आपका कट ऑफ जो था, क्वालिफाइंग परसेंटाइल जो था 93.23 था, जिसमें 97,351 लोग क्वालिफाई हुए थे। पीडब्ल्यू के लिए परसेंटाइल बहुत कम था, जिसमें 3973 लोग हुए थे। ईडब्ल्यूएस में 81% परसेंटाइल था, 25,000 लोग लगभग क्वालिफाई हुए थे। ओबीसी के लिए 79.675 थे, इसमें 67,570 लोग क्वालिफाई हुए। और एससी के लिए 60% था, लगभग 37,581 क्वालिफाई हुए। एसटी के लिए 46% था, जिसमें 18,780 लोग क्वालिफाई हुए थे। अब आते हैं एनालिसिस ऑफ द एग्जाम पे। एनालिसिस ऑफ एग्जाम देखें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर 2023 वर्सेस 24। 2023 में 11,13,325 लोगों ने एग्जाम दिया था और 2024 में 14,15,110 लोगों ने एग्जाम दिया, यानी कि दिस जंप टू 3,01,785 इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डायरेक्टली अफेक्ट द कैंडिडेट्स रैंक एंड परसेंटाइल। आपका ये जो जंप है, मतलब 3 लाख के आसपास लोग एक्स्ट्रा मोर इतने लोग और बैठ गए हैं। देखिए स्केल नीचे है, इसका मतलब यह है कि हर साल पार्टिसिपेंट्स करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कंपटीशन भी टफ होगा और सबकी अपनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी हो सकती है। तो आपको भी हल्के में नहीं लेना है एग्जाम को। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं, कंपटीशन ईयर बाय ईयर टफ होता जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज जेईई मेंस 2024 क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स फॉर द जेईई एडवांस। ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट, परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स इन जेईई मेंस। तो देखिए 99 परसेंटाइल 27 के शिफ्ट 1 में 236 नंबर जिसके आए थे, वो 99 परसेंटाइल उसको मिला था। जबकि उसी जगह शिफ्ट 2 में 211 नंबर वाले को ही 99 परसेंटाइल मिल गया था। तो ये डिपेंड करता है डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम और अपीयरिंग पर्सन के पर। अब आप देखें 203 नंबर पे 29 की शिफ्ट 1 पे 203 नंबर वाला ही 99 परसेंटाइल ले आया था। ऐसे सबसे हाईएस्ट देखें तो आपका 236 था ये, और सबसे लोएस्ट जो गया है वो 151 है 31 की, ये 151 है 31 की शिफ्ट 2 पर। तो 151 में भी आप 99 परसेंटाइल क्वालिफाई कर सकते हैं मार्क्स आउट ऑफ 300, और 236 में भी 99 परसेंटाइल ला सकते हैं। वो डिपेंड करता है, डिफिकल्टी जैसे से बढ़ेगा तो परसेंटाइल क्वालिफाइंग परसेंटाइल कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 98 और 93 परसेंटाइल, अगर मैं जनरल कैटेगरी बात करूं, आपको 93 एंड अबव लाना है तो आप ये मान लीजिए 93 परसेंटाइल 157 मार्क्स पे गया था, 157। और डे बाय डे कंपटीशन टफ हो रहा है, तो अभी एटलीस्ट आपको क्वालिफाइंग परसेंटाइल चाहिए। एंड इफ यू बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी तो 157 नहीं, आप एटलीस्ट 184 3% हम ऊपर मान लें तो 180 या 190 नंबर आपको लाने ही होंगे अगर आप रेस में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक गेस है कि लगभग 3 से 4 परसेंटाइल का इंक्रीमेंट होगा ईयर बाय ईयर। ठीक है, तो आपको मिनिमम 157 आप देखेंगे तो यहाँ पे 92 में भी गया है, तो आप ये मान लें हायर साइड मान लें तो 170 नंबर मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कट ऑफ फॉर द राइटिंग जेईई एडवांस इन परसेंटाइल। ये कट ऑफ वही लिखे हुए हैं, अगर आप देखेंगे छोटे छोटे नंबर्स में लिखे हैं, मैं जूम इन करूं तो ये आपके पास अनरिजर्व के लिए क्या थे, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या थे, ओबीसी के लिए, तो ये सारी बात ऊपर हो चुकी है। ठीक है, अब आता है जेईई मेन क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर द ईयर 2022, 23 एंड 24। 2024, 25 और 26 में 24 में क्वालिफाइंग परसेंटाइल क्या था। देखिए 2022 में 9,05,590 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, ये देखिए यहाँ पे। अब यहां से यहां जाने पे कितने बच्चे बढ़ गए, 9 लाख से 11,000 13,000 लाख हो गए, 11,13,000 हो गए। 2,08,000 स्टूडेंट यहाँ पे बढ़ गए, 2.8 लाख स्टूडेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा हुए हैं। अब यहां से यहां देखें तो लगभग 3 लाख स्टूडेंट यहाँ फिर एक्स्ट्रा हो गए।
तो इस बार ये मान कर चलिए 3 लाख और बढ़ेगा एज एन एवरेज, जो ट्रेंड देखा जा रहा है लगभग 17 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम को देंगे, ठीक है। और क्वालिफाइंग परसेंटाइल जो जनरल के था पहले था 2022 में 88.41 परसेंटाइल, जो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई थी। 23 में जो आया वो 90.77 परसेंटाइल हो गया, यानी आप देखें यहां से लगभग 2% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखें तो 93 परसेंटाइल जो है यहां भी लगभग 3% का 2.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप देखें लगभग 2-2.5% हो गया। तो अगर मैंने जो ऊपर एनालिसिस दिखाई थी ये देखिए, तो अगर आपका अभी 93 परसेंटाइल है, 93 परसेंटाइल, तो आपको 96 परसेंटाइल मिनिमम सिक्योर करना है। उसकी हायर एंड पर देखें तो 184 मार्क्स आपको सिक्योर करने ही करने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ चेंजेस एज पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट पेयर। देखिए ये आपके पास है 99.97 परसेंटाइल में 558 आपकी रैंक थी, और 99.4 परसेंटाइल पे आपकी रैंक 9097 चली जाती है। अब देखिए 90.97, 93 पे देखिए कितना छोटा चेंज आया और रैंक आपकी कितनी गिर गई, ये देखिए क्लियर। अब 99.9 से 99.5 आने तक में 500 से रैंक लगभग 8000 चली जाती है, यानी 7500 का डिफरेंस आ जाता है। तो आप देखिए 99.9 से 96.0 तक आने पर यानी कि ये लगभग 3 परसेंटाइल 4 परसेंटाइल लगभग कम हुआ है, तो 61,000 का चेंज आ जाता है। तो सोचिए 0.001 परसेंटाइल में भी कितना लॉट ऑफ चेंज आ रहा है वो देखना है आपको। जेईई टॉपर 100 परसेंटाइल ओवर द ईयर, ठीक है। तो ये ओवर द ईयर आप देख पा रहे हैं कि 100 परसेंटाइल वाले बच्चों का स्कोर है। देखिए 2021 में फरवरी में आप देखेंगे तो 8 लोगों ने 100 परसेंटाइल सिक्योर किए थे, और 2021 के सेकंड अटेम्प्ट में 13 लोगों ने 100 परसेंटाइल सिक्योर किए। फिर जुलाई में, उसमें 4 अटेम्प्ट होते थे, जुलाई में आपने देखा कि यहाँ पर कितने होते थे, 17 लोगों ने टॉप 100 परसेंटाइल सिक्योर किया, और 21 लोगों ने अगस्त में वो 4 उसके थे, तो इसमें इन्होंने 21 में 4 लोगों ने 100 परसेंटाइल सिक्योर किए। फिर 22 में आते हैं तो 2 ही अटेम्प्ट जून और जुलाई हुआ है, तो जून में 14 लोगों ने और जुलाई वाले अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट में 24 लोगों ने 100 परसेंटाइल सिक्योर किए। जनवरी में आए तो 20 लोगों ने 100 परसेंटाइल सिक्योर किए। फिर अप्रैल 23 में आए तो 43 लोगों ने 100 परसेंटाइल सिक्योर किए, राइट। और जनवरी में इसमें 25 लोगों ने 100 परसेंटाइल सिक्योर किए, राइट। अब ये एक एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास एक एनालिसिस है, ओवरऑल एनालिसिस ऑफ जेईई मेंस 2024 शिफ्ट पेपर्स, ठीक है, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर देखेंगे 24 में क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ये है, यानी कि अभी भी जो क्लास 12 का सिलेबस है वो ज्यादा है और क्लास 11 का सिलेबस कम है, डिफिकल्टी लेवल नीचे लिखा हुआ है। तो आप देखिए फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन सिर्फ 4% है, ये देखिए फिजिक्स में डिफिकल्ट क्वेश्चन सिर्फ 4% है, मॉडरेट 29% है, इजी 67%। तो आप सोचो 67% इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है क्वालिफाई करना, ठीक है। और सबसे आसान फिजिक्स में आया, देखिए केमिस्ट्री में डिफिकल्टी मॉडरेट लेवल बढ़ गया, डिफिकल्टी 4% है, डिफिकल्टी सब में 4% है, कॉमन है। और जबकि मॉडरेट इसमें 29 तो इसमें 51.6 है, तो इसमें इजी वाले का लेवल कम हो गया। मैथ में इजी वाले का लेवल भी लगभग वही जो केमिस्ट्री का था, तो फिजिक्स इजी आया था, ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। तो इसलिए फिजिक्स को लेकर बहुत चिंता करने की बात नहीं, बट एक प्लानिंग और एक गुड स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। डिफिकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल पेपर, तो ओवरऑल पेपर में अगर फिजिक्स में जो थे मॉडरेट और ट्रिकी क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री में इजी टू मॉडरेट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, मैथमेटिक्स में मॉडरेट टू डिफिकल्ट एंड लेंथी क्वेश्चन थे। तो मैथ अभी भी आपको टफ मिलने वाली है, तो याद रखें। तो ये था मेरी पूरी एनालिसिस। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी सलाह है आपको कि इस समय सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस पे, यानी कि अच्छा सैंपल पेपर 10 से 15 सैंपल पेपर सॉल्व कर लीजिए। आपने कहीं की टेस्ट सीरीज रखी तो उसको शिद्दत से करिए, और उसके साथ साथ उसकी एनालिसिस दोबारा करिए, जिससे कि सेम क्वेश्चन या सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कुछ नया आ जाए तो दोबारा आपसे वो गलत ना हो या छोड़ना ना पड़े, ठीक है। तो चलते ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न फिजिक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन साथ मिलता हूं कल, और मॉडर्न फिजिक्स का एक पूरा वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिससे कि मॉडर्न फिजिक्स के आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो कीप ऑन वाचिंग, स्टे ट्यून, अपना बेस्ट करिए, अपने और रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, अपनी पूरी मेहनत लगा दीजिए, ताकत लगा दीजिए। आपको अपने सपने साकार करने हैं, ये कोई दूसरा करने नहीं आएगा। शुभकामनाओं के साथ बेस्ट विशेस, कीप ऑन वाचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।